हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन थ्योरेटिकल पोर्शन तो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका है अपना चैप्टर टू से रिगार्डिंग। आज की क्लास में अपन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है विद्युत क्षेत्र ई सदिश का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है विद डायरेक्शंस। ई सदिश क्या दे रखा है आपको 200 आई केप प्लस 300 जे केप, और यूनिट आपको क्या दे रखा है वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, मैं एक क्षेत्रफल सदिश आपको दे रखा है एस सदिश 5 × 10⁻³ जे केप की डायरेक्शन में। ये आई केप जे केप के केप आपके यूनिट वेक्टर्स हैं जो सिक्वेंसली, जैसे आई केप की बात करें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, जे कैप की बात करें वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, और के कैप की बात करें तो वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। आई होप इन चीज़ों के लिए तो आप फैमिलियर होगे, 11th क्लास में आ जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान कैलकुलेट करना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ई सदिश डॉट एस सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दोनों सदिशों का आप अदिश गुणनफल कर लो। जब सदिश आपको घटकों के पदों में दिए हुए हो ना, तो ध्यान रखना अदिश गुणनफल में क्या करते हैं, आई कैप के घटक को आई कैप के घटक के साथ गुणा करते हैं, जे कैप के घटक को जे कैप के घटक के साथ गुणा करते हैं, और के कैप के घटक को के कैप के घटक के साथ गुणा करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे किया क्या है, यही किया है कि आई कैप है आपके विद्युत क्षेत्र में, लेकिन आई कैप आपका देखो जो पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, उसमें आई कैप नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब निकला नहीं है। अब इसमें देखो जे कैप है, तो इस जे कैप के घटक को क्या जे कैप से गुणा कर दो। आपको यदि अदिश गुणनफल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई कैप को आई कैप से गुणा करते हैं, और जे कैप को जे कैप से, या फिर के कैप को के कैप से गुणा करते हैं। तो चूंकि सेम दिशा में होने की वजह से कोस थीटा आता है अदिश गुणनफल में, जैसे इसको खोलेंगे तो क्या आएगा ई एस कोस थीटा, वैसे आई कैप डॉट आई कैप, या फिर जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप करोगे ना आप, तो कोस थीटा आएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, दोनों आई कैप सेम डायरेक्शन में, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोस 0 का मान क्या होता है 1। तो आई कैप को आप आई कैप से गुणा करो तो उसका अदिश गुणनफल, तो उसका रिजल्ट 1 निकल के आएगा। जे कैप को जे कैप के साथ गुणा करो तो उसका रिजल्ट भी 1 निकल के आएगा। ऐसे के कैप को के कैप के साथ गुणा करोगे तो उसका रिजल्ट भी 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड बचता है। वैसे भी पढ़ा है अपन लोगों ने कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अदिश होता है। तो यहाँ देखो 300 को इस मैग्नीट्यूड से गुणा कर दो, गुणा करोगे देखो आई कैप का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 0 आई कैप मान सकते। 0 को 200 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 1500 गुणा 10⁻³ इसको आप क्या लिख सकते हो 1.5 वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो मीटर इनवर्स से कट जाएगा मीटर, तो क्या बचेगा वोल्ट इंटू मीटर बचेगा विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल, देखो सेकंड एग्जांपल में क्या बता रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। देखो इस डायग्राम में आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र में आपका एक बेलन रखा हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, फॉर्मेशंस देते हैं अपने को। ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, फॉर्मेशंस देते हैं। इनको चाहे आप एज ए टॉपिक पढ़ लो, चाहे एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ लो। तो एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पे है, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपका एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र आपका दे रखा है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलनाकार शेप या पृष्ठ आपका रखा हुआ है। अब आपका ये किस तरीके से सॉर्ट आउट होता है, ये चीज़ें आपने कई बार की है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो वही 3 पृष्ठ हैं, S1, दूसरा ये S2, और यहाँ पे तीसरा पृष्ठ S3। इसको गाउसी पृष्ठ नहीं कहें, वैसे नॉर्मल बेलनाकार पृष्ठ आप कह सकते हो, क्योंकि गाउस नियम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रखा है।
आपको क्या विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है इससे संबद्ध। तो यहाँ पे देखो थीटा का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, इसी दिशा में है, इसी दिशा में है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इसी दिशा में, तो थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र तो आपका ई सदिश तो इस दिशा में है और ds इस दिशा में, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। पृष्ठ S2 के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो बस। विद्युत फ्लक्स आपका बंद पृष्ठ से निकलने कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो इसी तरीके से क्या हुआ है, बेलन का जो भी है ना, इसके 3 पृष्ठ, 2 वृत्तीय फलक S1 S2 और एक वक्रीय पृष्ठ S3 से बना मान सकते हैं इस बेलन को। बेलन से पारित कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, S1 पृष्ठ के लिए अलग निकाल लिया, S2 के लिए अलग, S3 के लिए अलग। अब थीटा के मान आपको मैंने बताए दिए, तो उन थीटा के मान आपको काम में लेने, उन थीटाज के मान आपको क्या करने, काम में लेने। देखो क्या करना है, यहाँ पे एक के लिए थीटा 0 डिग्री, एक के लिए 180 डिग्री और एक के लिए 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान तो 0 होता है, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। और यहाँ पे कोस 0 का मान क्या होता है, 1, और कोस 180 का मान क्या होता है, -1। तो होगा क्या, ES1 भाई, एक पहले पृष्ठ का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे तो S1, दूसरे पृष्ठ का समाकलन करोगे तो S2। यहाँ पे देखो S1 और S2 क्या है, दोनों ही वृत्ताकार फलक हैं। तो बेलन के लिए दोनों वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ मानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो सिंपली वही है कि S1 बराबर क्या हो जाएगा, S2, और बराबर आप इसको क्या कह सकते हो, S, क्योंकि दोनों वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा बेलन में। तो यहाँ पे संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेलनाकार पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है ना, उतनी ही क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, निर्गत हो रही हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एंटर हो रही है ना, उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे बाहर भी निकल रही हैं। तो संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रवेश करने वाले फ्लक्स को या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन धनात्मक लेते हैं, निकलने वाली संख्याओं को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो ऑटोमेटिक संख्या क्या है, बराबर है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट दे रखी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या दे रखी है, एक वर्ताकार शीट दे रखी है। शेप देखना, वर्ताकार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ताकार है तो πr², शीट का क्षेत्रफल πr²। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस शीट का तल क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तल की बात, आप जो कोण लेते हो ना, वो तल और विद्युत क्षेत्र के बीच में नहीं लेते हैं। आप क्या कर दोगे, जल्दबाजी में इस 30 डिग्री को काम में ले लोगे। ये 30 डिग्री एक्चुअल एंगल जो आपको चाहिए वो नहीं है। इसमें क्या, जैसे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री कोण पे है, तो यहाँ पे 30 डिग्री आपका काम में नहीं आएगा। आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये पृष्ठ के लंबवत यूं रहेगा, और ये कैसे है, यूं। तो आपका केवल 60 डिग्री, 90 - 60 डिग्री, 30 डिग्री पे तो झुकी हुई है ना, तो केवल 60 डिग्री ही आपका यूज होगा। 30 डिग्री को आपको यूज नहीं करना है। तो ऐसी सावधानी रखनी है। आपका ई सदिश और एस सदिश के बीच का कोण है ना, वो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो उस क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको काम में लेोगे तो इजी वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखो संबद्ध फ्लक्स क्या होता है, ES cos थीटा। यहाँ पे E क्षेत्रफल क्या होगा, πr², cos थीटा का मान आपको पता है 1/2 होता ही है। यहाँ पे 3.14 पाई का मान हो गया। ये आर आपका सेंटीमीटर में दे रखा था, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10⁻⁻2 से गुणा हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो एज ए एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है ना, ये सिमिलरली सेम टू सेम टॉपिक है आपका जब आप मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हो, तो एज ए क्वेश्चन आपको ये एज ए एग्जाम्पल बताया गया है। सेम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए ई यूज किया है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी यूज करेंगे। अंतर इतना सा होगा, अदरवाइज ये सेम टू सेम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है और मैग्नेटिज्म में आपको एक टॉपिक के रूप में मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझ लिया तो सेम टॉपिक आपका कहीं के लिए तैयार हो जाएगा, मैग्नेटिज्म के लिए। और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर के रूप में पूछा जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। एक पंथ दो काज, एक जगह पढ़ोगे दूसरी जगह ऑटोमेटिकली तैयार। तो इसको अच्छे से समझो। देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, एक आर त्रिज्या की पतली वलय लेनी है। वलय इंग्लिश में अपन रिंग बोलते हैं, बात समझ में आ गई होगी। रिंग, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं होता है रिंग के, ठीक है। रिंग की बात कर रहे हैं, पतली वलय है जिस पर कितना आवेश है, क्यों आवेश है, एक समान रूप से वितरित है रिंग के ऊपर, वलय के ऊपर। वलय की अक्ष पर केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। प्राप्त परिणाम की प्रतिबंध, ये जो दूरी अक्ष ले रहे हो ना, वलय के केंद्र से वलय के अक्ष पर जो दूरी ली है आपने अक्ष, इसकी वैल्यू क्या है, वलय की त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट बनेगा, उसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में जब अपन इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वलय वर्ताकार है, यहाँ इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है एक आर त्रिज्या की पतली वलय, लेकिन फिर भी इसको चपटा बनाया हुआ है। चपटा बनाने का कारण क्या है कि ये इस तरीके से इस तल में है, ये कागज के तल के लंबवत है, ये इस तरीके से रखी हुई है। और इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, अक्ष दूरी पर, इसके केंद्र से अक्ष दूरी पर आपका क्या लिया हुआ है, बिंदु P लिया हुआ है। यहाँ देखो इसके केंद्र से अक्ष दूरी पर क्या लिया हुआ है, ये बिंदु P लिया हुआ है। ये अक्ष दूरी है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्ष दूरी है, ये अक्ष दूरी है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे बिंदु P पे इस वलय की वजह से आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पे करना क्या है, ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इस वलय पे क्या करना है कि यहाँ व्यास है, यहाँ पे और यहाँ पे देखो दो लंबाई अल्पांश लिए, और ये एक तरीके से बीच में से कुछ होता नहीं है, तो एक प्रकार से ये रेखीय आवेश वितरणी है। जैसे एक तार है, इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये एक तरीके से रेखीय आवेश वितरणी है। तो यहाँ पे आपने लंबाई अल्पांश ले लिया dl, यहाँ पे लंबाई अल्पांश ले लिया dl। अब दोनों लंबाई अल्पांशों पे आवेश की मात्रा, यदि आप आवेश घनत्व को परिभाषित कर दो लैम्डा के रूप में, तो यहाँ पे भी आवेश की मात्रा क्या होगी, लैम्डा dl, और यहाँ पे भी आवेश की मात्रा क्या होगी, dl। अब सिमेट्री की वजह से, सममिति की वजह से ये दूरी r बिंदु P की और ये दूरी r भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्रों की बात हो रही है, एक तो विद्युत क्षेत्र आपका ये दोनों यहाँ पे उपस्थित आवेश और यहाँ पर उपस्थित आवेश की वजह से ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र दोनों क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। अब यहाँ पे DE1 सदिश और DE2 सदिश के रूप में कह रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब इनका मैग्नीट्यूड अपन कैलकुलेट करेंगे तब देखना दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके, भाई न तो वर्टिकल है न ही हॉरिजॉन्टल है, तो इनके घटक तोड़ेंगे। तो देखो सिमेट्री से ये कोण यहाँ पे थीटा है, ऐसे ही ये कोण भी थीटा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये कोण यदि थीटा है तो इधर वाला ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस सिचुएशन में घटक तोड़ेंगे तो DE1 का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, DE1 cos थीटा, यहाँ पे DE1 sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही DE2 के घटक क्या हो जाएंगे, DE2 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, DE2 sin थीटा। इस तरीके से घटक हो जाएंगे। अब ऊर्ध्वाधर घटक, क्यों DE1 और DE2 के परिमाण क्या आएंगे, बराबर होंगे, तो ऊर्ध्वाधर घटक ये और ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। चूंकि ये निरस्त कर देंगे तो क्षैतिज घटक ही आपस में जुड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं अपन, पहले भी कर चुके हैं, ठीक है।
तो बस रिजल्टेंट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ बात ये है कि यहाँ पे इस रिंग या वलय को आप अनंत, जैसे ये पेड़ के रूप में व्यास्तः आपने क्या लिए, 2 लंबाई अल्पांश लिए, वैसे लंबाई अल्पांश यहाँ लेंगे तो यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे तो यहाँ लंबाई अल्पांश लेंगे, यहाँ लेंगे तो यहाँ लंबाई अल्पांश लेंगे, ऐसे अनंत लंबाई अल्पांशों में अपन विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिग्यूअस है, दूसरा कहीं पे अंत नहीं हो रहा है, कंटिग्यूअस है, तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन से कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। यही एक डिफरेंस रहेगा या एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो सीखने वाली है। चलो अब आते हैं, देखो क्वेश्चन में सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है। जैसे रेखीय आवेश घनत्व को आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर कितना आवेश है, क्यों आवेश दिया हुआ है, एल लंबाई। अब वर्ताकार है, आर त्रिज्या दे रखी है, तो पूरी इसकी वलय की लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr परिधि के बराबर हो जाएगी। वलय पर व्यास सम्मुख 2 लंबाई अल्पांश dl लेते हैं क्रमशः बिंदु ए व बी पर, ठीक है। प्रत्येक लंबाई अल्पांश पर आवेश क्या होगा, dq बराबर लैम्डा dl, दोनों लंबाई अल्पांशों पर आवेश बराबर होगा। दूसरा, प्रत्येक अल्पांश से बिंदु p की दूरी r है, दोनों लंबाई अल्पांशों से बिंदु p की दूरी भी क्या होगी, r होगी। तो अल्पांश a के कारण बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र देख लो, बिंदु b पर जो है अल्पांश b के कारण भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता देख लेंगे अपन। ये एपी दिशा में डायग्राम में दिखाया हुआ है, DE1 का डायरेक्शन क्या है और DE2 का डायरेक्शन क्या है, बीपी की दिशा में, ये हो जाएगा। लेकिन परिमाण दोनों का बराबर होगा। देखो ये चीज़ आप कह भी सकते हो, अदरवाइज DE सदिश दोनों को आप व्यक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अपन ने क्वेश्चंस में किया है। अब वही बात इसमें कही हुई है, देखो घटक जब आप लेओगे ना तो उर्दू घटक DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा परिमाण में समान एवं परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा ये समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक के प्रोसेस को अपन पहले टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ बात क्या है कि संपूर्ण वलय को इसी प्रकार अल्पांश युग्मों में अपन विभक्त मान सकते हैं। प्रत्येक युग्म का क्षैतिज घटक ओपी की दिशा में ही प्राप्त होगा, अतः संपूर्ण वलय के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, पूरी वलय के लिए आपने समाकलन कर लिया, एक डी कोस थीटा लिया एक लंबाई अल्पांश की वजह से, और उसका अपन ने समाकलन का अर्थ क्या होता है, योगफल होता है। तो इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसका DE का वैल्यू है ना आपने ऊपर निकाला हुआ है, ये DE का वैल्यू आपने यहाँ ऊपर निकाला हुआ है, 1/4πε0 dq/r², तो इसको यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखो कोस थीटा की वैल्यू भी निकालोगे आप, तो कोस थीटा की वैल्यू आधार बटाओ क्या होती है, कर्ण, तो यहाँ पे थीटा आपका कौन सा है, यहाँ पे थीटा ये है आपका, 1 मिनट, ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो गया या लंब हो गया आपका, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटाओ कर्ण, तो आधार तो आपका क्या है, अक्ष, और कर्ण क्या है आपका आर, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्ष बटा में आर। कोस थीटा की वैल्यू भी रख दो यहाँ पे, ये कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी आपने, ठीक है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dq/r², dq की वैल्यू रख दो, dq लैम्डा dl, लंबाई अल्पांश पे आवेश की मात्रा dq आपके पास है, लैम्डा dl तो उसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे और समाकलन ऑफ dl करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 2πr होगा, तो इसको भी रख दो, जैसे रखोगे आप क्या होगा, रख दो 2πr। यहाँ पे लैम्डा इंटू 2πr, ये क्या था, आवेश घनत्व आपने परिभाषित किया था। पूरी वलय पे आवेश घनत्व को आपने कैसे परिभाषित किया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन हो याद हो तो, लैम्डा बराबर q/में 2πr, तो यहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2πr, इसको रिप्लेस कर दो। और दूसरा जो डायग्राम है उसमें समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उससे r का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसकी पावर 1/2, तो वो वैल्यू भी रख दो आप। इसको तो लैम्डा इंटू 2πr, इसको क्या रख दिया आपने, क्यों रख दिया, तो ये 1/4πε0 को k लिख दिया, तो ये फॉर्मेशन आ गई। यदि अक्स ग्रेटर देन आर हो तो उस सिचुएशन में आप आर को क्या नेग्लिजिबल मान सकते हो। वैसे फॉर्मूला ये आ गया है फाइनली, यही फॉर्मूला आपको चुंबकीय क्षेत्र के लिए आएगा। यहाँ पे E है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए B काम में होगा।
ठीक है ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में होगा वो टॉपिक, वहां पे 4 नंबर का आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा है। अब देखो यदि आपने क्वेश्चन में देखा था लास्ट में कह रखा था यदि ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया जाए तो क्या होगा, ऐसे किसी प्रतिबंध की बात करें ना तो उसमें क्या होगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में अक्स स्क्वायर। ये इसका मतलब क्या है, यह सूत्र किसी बिंदु आवेश क्यों से अक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र के सूत्र के समान है। मतलब क्या है, यदि आप बिंदु P को वलय के अक्ष पर बहुत ज़्यादा दूरी पर लेते हो ना तो ये वलय बिल्कुल एक बिंदुवत आवेश के समान व्यवहार करती है, मानो इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर संकेंद्रित हो, इस तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसमें कुछ नए कंसेप्ट्स ऐड हैं, देख लो क्या कह रहा है ये। एक समान रूप से आवेशित एक वलय, वापिस वलय की बात हो रही है, वलय मतलब रिंग, एक गोले, एक वलय एवं एक गोले, दोनों की त्रिज्या क्या दे रखी है, आर, एक समान रूप से आवेशित है, एक तो रिंग है और एक गोला है, दोनों की त्रिज्या क्या है, आर है। एक तो रिंग है और एक गोला है, दोनों की त्रिज्या क्या है, आर है। दोनों पर आवेश भी कितना है, क्यों है, मतलब समान है। गोले का केंद्र गोले का केंद्र है ना, ये वलय की अक्ष, गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है। किस प्रकार से रखा हुआ है, वलय रखी हुई है और गोले का केंद्र इसके अक्ष पे स्थित है, इस तरीके से है। वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है गोले का केंद्र, गोले का केंद्र कितनी दूरी पर है, ये इस तरीके से है। देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी वलय हो गई, ठीक है, और इस वलय का ये अक्ष हो गया, ठीक है, और आपका गोला है ना वो इस तरीके से स्थित है, ये गोले का केंद्र हो गया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी दे रखी है r, ये दूरी क्या दे रखी है, r√3, मतलब वलय के केंद्र से लेके गोले के केंद्र के, वलय और गोले के केंद्र के बीच में दूरी कितनी है, r√3 दूरी है। ठीक है, गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में अपन को करना क्या है, समझ लो अच्छे तरीके से। देखो गोले को भी क्यों आवेश दिया हुआ है, इसको भी क्यों आवेश दिया हुआ है, इसकी भी त्रिज्या है कैपिटल R और इसकी त्रिज्या भी है कैपिटल R, ये सिमेट्री अपन को दे रखी है। इस वलय की वजह से है ना, इस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो। मतलब वलय के अक्ष पर इतनी दूरी पर, वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है ना, आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो और वो बिंदु P यहाँ स्थित होगा, आपका गोले के केंद्र पर स्थित होगा। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया, इस गोले के आवेश को है ना, क्यों को इस गोले के केंद्र पर केंद्रित मान के F बराबर क्यों ही विद्युत बल का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ऐसा ही किया हुआ है, इसमें बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है, वलय की अक्ष दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है अपन ने, E बराबर ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, जस्ट इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन ने ये फॉर्मेशन निकाला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, मैंने कहा था यहाँ पे भी है और चुंबकीय क्षेत्र वाले पार्ट में भी है। आपको अक्ष का वैल्यू क्या दे रखा है, वलय के केंद्र से अक्ष पर स्थित बिंदु P कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। अतः गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर वो बिंदु P गोले के केंद्र पर है, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका मान यहाँ रखो, इसका मान यहाँ रखो, रखोगे तो क्या होगा, ये r√3 है, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, r² 3, ये 4r² हो जाएगा, पावर 3/2 क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, 8r² हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो ये वैल्यू निकल के आ गई है। सममिता की वजह से, क्यों गोला क्या है, सममित है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि समान आवेशित गोले पर उपस्थित समस्त आवेश क्यों को इसके केंद्र पर संकेंद्रित माना जा सकता है। तो गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल क्या होगा, F बराबर क्यों E, F का मान क्यों E, E का मान ऊपर निकाला है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर इतना आवेश स्थित है।
तो गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का गाउस के नियम से दे रखा है, परिबद्ध आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका माइक्रो कूलाम में दे रखा है, तो 10 की पावर -6 से गुणा कर दिया कूलाम में बदलने के लिए, और एप्सिलॉन नॉट का मान ये है ही, मात्रक आपका ध्यान रखना। अब ये क्या कह रहा है, इसमें एक और बात कह रहा है कि यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए ना, मैंने जब गाउस नियम की बात बताई थी ना, तो ध्यान रखना गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स है ना, वो गाउसीय पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये क्या कह रहा है, पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार पर निर्भर नहीं करता है। देखो ये बात यहाँ लिखी हुई भी मिलेगी आपको। क्या कह रहा है ये कि गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि गाउस नियम पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। स्पेसिफाई कर दिया है अपन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रानुसार एक बिंदु आवेश क्यों एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। अर्धगोलीय केंद्र है ना, इसके पृष्ठ पर स्थित है, डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे स्थित है, इस पृष्ठ पे, ठीक है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। पृष्ठ से पारित, यदि ये पूरा होता तो गोला, तो पारित फ्लक्स क्या हो जाता, फाई बराबर क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आधा पृष्ठ ही है तो आधा कर दो इसको, तो 1/2 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो ये बात यहाँ लिखी हुई है, गाउस नियम में विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। अतः आवेश को परिबद्ध करने के लिए एक तथा सममिति को ध्यान में रखते हुए हम अर्धगोले को के समान एक अन्य अर्धगोले की कल्पना करते हैं। ऐसे निकायों में ध्यान रखना, यदि जैसे घन आपको दे रखा है तो उसके फलक पे यदि आवेश है तो उस फलक को कवर करने के लिए दूसरे घन की कल्पना कर दो। अब यहाँ पे क्या है, एक अर्धगोला आपको दे रखा है और आपको क्या पूछा है, इसके फलक पे आवेश स्थित है इधर, इस पे इधर आवेश स्थित है, तो इसके अपोजिट में एक और आप क्या ले लो, अर्धगोला ले लो। अब यहाँ पे पूरा गोला बन गया, तो इससे संबद्ध फ्लक्स क्या हो गया, फाई ई बराबर, इससे संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि ये आवेश यदि यहाँ पे रहेगा और ये दूसरे अर्धगोले की कल्पना अपन नहीं करेंगे तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध थोड़ा ही होगा। अपन ने गाउसीय पृष्ठ मान लिया इसको पूरे को, तो इससे संबद्ध फ्लक्स क्या हो गया ये। अब अपना आधा ही था तो इसके लिए आधा कर लिया, दिक्कत क्या है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, देखो ये यहाँ पे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना, आपको क्या दे रखा है, एक घन दे रखा है और वो घन कैसे क्षेत्र में रखा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में। क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है देख लो, यहाँ पे आई कैप दे रखा है, मतलब केवल विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब घन के फलक कितने होते हैं, 6। 6 से संबद्ध फ्लक्स आपको अलग अलग कैलकुलेट करके उसका बीजगणितीय योग करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। चलो घन की भुजा आपको दे रखी है और नियतांक जो ई नोट यहाँ पे काम में ले रखा है ना, इसमें इस ई नोट का मान यहाँ पे काम में ले रखा है, यहाँ दे रखा है अपन को। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स और घन द्वारा परिबद्ध आवेश, फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स क्या होता है, क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्यों बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फाई। तो फ्लक्स निकाल लो। चलो देखो ऐसा कुछ निकाय है, यहाँ पे अपन करेंगे क्या, इसको समझना। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन केवल आई कैप की डायरेक्शन में, मतलब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में ही है, एक ही डायरेक्शन में, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फ्लक्स केवल और केवल 2 पृष्ठों से ही संबद्ध होगा, एक तो ये इधर वाली ये पृष्ठ और एक इधर वाली ये पृष्ठ, ठीक है। इधर वाली पृष्ठ आमने सामने की पृष्ठ है। एक तो पृष्ठ होगी आपकी ए बी ई एफ ए, ये पृष्ठ, इससे फ्लक्स संबद्ध होगा। और एक पृष्ठ कौन सी हो जाएगी, ये सी डी जी ओ, ये पृष्ठ हो जाएगी। 2 पृष्ठों से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर से घुसेगा और इधर दूसरे पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा, तो सिंपल सी बात है केवल 2 पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स की अपन बात करेंगे। बाकी नीचे वाला पृष्ठ क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र के समांतर, तो इससे विद्युत फ्लक्स संबद्ध 0 हो जाएगा। ऊपर वाले से भी समांतर है और इधर वाले से आमने सामने वाले से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी।
अंदर से नहीं गुजरेंगे तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो दो पृष्ठों से ही होगा। यहाँ पे घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स निकालो। पहली पृष्ठ मैंने जो आपको बताई ए बी ई एफ, दूसरी पृष्ठ ये, तीसरी पृष्ठ ये, चौथी पृष्ठ ये, पांचवी पृष्ठ ये, छठवीं पृष्ठ। स्टार्टिंग की दो पृष्ठों के लिए बात करेंगे ना, तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन आप देखो, आपको करना क्या है, ई सदिश डॉट एस सदिश, तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन। पहले वाले केस में ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया आई कैप, क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगा, क्षेत्रफल फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, आई कैप की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन इस फलक की बात हो रही है, ए बी ई एफ पृष्ठ के लिए। दूसरे में ये विद्युत क्षेत्र हो गया, दूसरे के लिए क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। बाकी चार फलकों के लिए आप बात करोगे तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले पृष्ठ के लिए देखो, पहले पृष्ठ के लिए घन की भुजा क्या दे रखी है, घन की भुजा क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो इस पृष्ठ की यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या होगी, ये ए दूरी होगी आपकी, ठीक है। तो ये ए दूरी काम में लेना है। और दूसरे के लिए यहाँ पे दूसरा फलक कायम केंद्र पर ही स्थित है, तो यहाँ पे ये दूरी क्या हो जाएगी, अक्ष की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें और आपको पुट करनी है यहाँ पे। फलक जो पृष्ठ है इधर वाला ए बी ई एफ पृष्ठ है ना, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, अक्ष का वैल्यू ए हो जाएगा। और जो पीछे वाली है वो मूल बिंदु पे स्थित है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्ष बराबर जीरो हो जाएगी। वैल्यू रखोगे तो ये आपका फ्लक्स निकल के आ गया। अब इसमें ई नोट ए का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दो। क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा। इसको सॉल्व, ये फ्लक्स निकल के आ गया, तो गॉस के नियम से फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट फाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट का और है, इसको और समझ लो। एक अर्धगोलाकार बिंदु है, सॉरी अर्धगोलाकार आकृति है, ये बिंदु नहीं है, इसमें ये गलत प्रिंटिंग है। अर्धगोलाकार पृष्ठ है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, वक्र पृष्ठ मतलब इससे संबद्ध और इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, जीरो होगा। यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ की बात करोगे वही सिचुएशन आपको मिलेगी। देखो लिखने का तरीका अब इसमें आप लोगों को सीखना है। एक के लिए जीरो होगा, दूसरे के लिए जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये लिखने का तरीका है। बाकी संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, ई, इसके लिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। बी में पूछा क्या है, इसके आधार के लंबवत है क्षेत्रफल, तो यहां इस सिचुएशन में क्या, पाई आर स्क्वायर इस क्षेत्रफल से आपको संबद्ध फ्लक्स पूछा है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, ई एस, ये ई एस कॉस 180 डिग्री है भाई, ये यहाँ पे क्या है, ई एस कोस 180 डिग्री है। कोस 180 का मान -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर, ये संबद्ध फ्लक्स होगा। विद्युत क्षेत्र का मान आपको नहीं दे रखा। यहाँ वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स काट क्षेत्र की त्रिज्या पर निर्भर है, पर वक्र पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9 एग्जाम्पल आज डिस्कस कर लिए हैं। बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है ना, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान रखना, आराम से देखोगे ना समझ में आ जाएगा सारी कहानी। यहाँ पे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिया है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।